हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूँ और इस वक्त हम पूर्णिया जिले में मौजूद हैं और पूर्णिया जिले की अमोर विधानसभा से पूर्व एमएलए सवा जफर साहब हमारे साथ हैं। सवा जफर साहब जेडीयू में हैं और जेडीयू को लेकर लोगों में नाराजगी है और ये पूरे के पूरे बिहार इलाके में ये नाराजगी हमें देखने को मिलती है। हम सवा जफर साहब से जानेंगे कि जेडीयू ने इस कदम का कोई कोई अप्रोच प्लान किया था या ये सडनली किया गया, और इस चुनौती से जेडीयू अब कैसे निपटेगी। जी सभा जी, वक्त बिल पास हो गया। मुस्लिमों में बहुत नाराजगी है कि नीतीश जी ने उसका समर्थन किया। नाराज़गी ज़ाहिर सी बात है कि नाराज़गी है, क्योंकि यहाँ हक की बात होती है, वहाँ पर लोग नाराज़ होते ही हैं। और हम लोग भी थोड़ा सा इसमें महसूस करते हैं कि हमारे आदमी जो है वो नाराज़ है, और ये हमारा हक है। और ये हक पर और शरीयत की बात जहाँ आती है, कोई भी ईमान वाले हैं उनका तो दिल पिघलेगा ही, वो उसके लिए तो तड़प होगा ही। हमारे आलम दीन लोग जो हैं वो इस बयान किया है, उन पर हम लोग लब्बैक करते हैं। जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं हम सभी लोग आलिम दीन के नक्श कदम पर चलते हैं, उनके बातों को हम लोग गौर से सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस मामले में कदम उठाया, पहल किया है, और हम लोगों ने कहा था इस बात पर। तो उसमें 5 चीज़ों का उन्होंने रखा है, और वो बात संसद में रखी गई और उस पर अमल भी किया गया है। लेकिन इससे तशफ़ी बख्श हम लोग नहीं हैं। हम लोग तशफ़ी बख्श नहीं हैं, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं, जो हमारे मेंबर्स होते हैं, वो हमारे ही कौम के होना चाहिए। ये चीज़ का इख्तलाफ है। और एक चीज़ दिया गया है, जो डीएम से ऊपर जो पदाधिकारी है और डीएम को इस पर गौर खोज करने के लिए दिया है, इसी पे एतराज़ है और कोई बात नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुसलमानों के लिए पहले से भी बहुत कुछ किया है। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया है। हमारे फलाह बहबूदी के लिए बहुत सारा चीज़ किया है। जैसे अंजुमन इस्लामिया पटना में जो अभी उनका जो बना है, काम हुआ है, कि अल्पसंख्यक हॉस्टल हो, कहीं जहाँ भी हुआ है, वो सब हम लोग के हित के लिए है। और इसी तरह से मौलाना मजहरूल हक यूनिवर्सिटी जो पटना में बहुत अच्छा बनाने का काम किया है, तो मुसलमानों के लिए, मदरसे के लिए बहुत कुछ किया मेरा है। सवाल आपसे ये है कि उनके डेवलपमेंट, उनके काम पर काफ़ी चर्चा होती रही है, लेकिन प्रश्न यहाँ सीधा सपाट ये है, आप जेडीयू में हैं, एक असहमति जो बन गई है माइनॉरिटीज़ के बीच में, वो कितना असर जो है जेडीयू पर डाल सकती है? आपको लगता है इसका दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, अभी का हालात तो बता रहा है कि दूरगामी का ये है, लेकिन जब कानून को सही ढंग से लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, हो सकता है कहीं न कहीं इसके रद्द-बदल हो, उसको इसका समझ में आए। जेडीयू पर क्या चुनावी असर पड़ेगा? इस साल चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव है। क्या जेडीयू की परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़ेगा माइनॉरिटीज़ के विरोध का, बिहार देखिए, के मुसलमान? असर असर पड़ना नहीं पड़ना, हुँ, ये उतना फ़र्क नहीं डालता है। हुँ, जो लोग प्रभावित हैं, वो अपने जगह पर ठीक रहेंगे। हुँ। और नीतीश जी कोई मतलब ऐसे वैसे सियासतदान नहीं है जिस पर असर पड़ता है। वो अपनी बात को रखेंगे, सामने में रखेंगे, हमने आपके लिए क्या किया है, नहीं किया है, इस पर चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। जो माइनॉरिटी कह रही है कि हम पूरी तरह से नीतीश की पार्टी का बायकॉट करेंगे, जेडीयू का, आप इसे किस तरह से लेते माइनॉरिटी की एक बात है, आप जज्बात में लोग आते हैं, लेकिन बहुत सारी बात को समझते भी हैं। हैं? ऐसी बात नहीं कि नहीं समझेंगे। हुँ, अभी ये कानून पास होके आया है, लोग इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं। हुँ। जहाँ हम लोग की सहमति की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग करेंगे, साथ देंगे। अच्छा, मैं एक सवाल ये भी पूछूँगा आपसे कि क्या जो माइनॉरिटीज़ मतलब हैं जेडीयू में, क्या उन्होंने कोई सामूहिक अपना विरोध दर्ज कराया पार्टी के अंदर, या इस पर नए तरह से चर्चा की बात की है? इससे मैं जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि ये वो समझ पाएँ
कि क्या माइनॉरिटीज़ ने इसको लेकर कोई कंसोलिडेट डिस्कशन स्टार्ट किया पार्टी विद इन द पार्टी? बिल्कुल, जाके मिले हैं लोग, माइनॉरिटी के जितने भी मेंबर हैं, जो लोग हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले हैं। फर्स्ट टाइम में जो 8 अगस्त को ये पार्लियामेंट में पेश हुआ था, उस टाइम में माइनॉरिटी के सभी लोग जाकर के मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, और वहाँ पे जो बातचीत चली, उसी के मुताबिक 5 एजेंडा रखा गया है। बिल पास जिस टाइम में होने का था, तो उस टाइम में इस बात को रखा गया है। लोग रखे हैं, अपनी बातों को रखे हैं, ऐसी बात नहीं कि बैठे हुए हैं, सभी लोगों ने मिल करके मिले हैं मैं खुद था उसमें। अच्छा, बिल्कुल। क्या चर्चा हुई थी, थोड़ा बताएंगे? नहीं, चर्चा ऐसी बात पे हुई कि बिल जो रखा गया पटल पर, तो इसके बारे में ये कि बिल में जो चीज़ अगर संशोधन की ज़रूरत है, तो हम लोग उस पर रखें। तो उसमें ये भी आया, 5 चीज़ आया, इनको हम लोग ने रखने का काम किया है। किसी और पार्टी ने तो रखने का काम नहीं किया है, सहयोगी पार्टी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखने का काम किया है। अच्छा, मैं जफर साहब, सीमांचल इलाके में इसे मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, तो अगर हम विधानसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो इस सीमांचल इलाके में कितनी सीटें मुस्लिम बहुल हैं और वो फैसला करते हैं उस पर? जैसे आपका कटिहार जिला में 4 है, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वो 4 सीट फैसला करती है। उसी तरह से पूर्णिया में आपको 3-4 सीट है जो वो फैसला करती है, और किशनगंज में 4 सीट है, जो वहाँ पर सिर्फ 4 फैसला उन्हीं के हाथों में होता है, और अररिया में 2-3 सीट, 3 सीट तो बिल्कुल ही वहाँ पर है जो फैसला करती है। वहाँ पर ये सीट है जो आपको 15-16 सीट यहाँ पे सीमांचल इलाके में, ये 16 सीट कंप्लीट, मतलब मुस्लिम वोटर्स सब एक तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा, एमआईएम को किस नज़र से आप लेते हैं? एमआईएम की यहाँ प्रेजेंस है, लोग चौंके तब जब उनके कई विधायक यहाँ सीमांचल से जीत गए। देखिए, ये ऐसी पार्टी है, यहाँ के मुसलमान जो उस पार्टी से जुड़ते हैं, जैसे आप यूज एंड थ्रो वाली बात है, इस्तेमाल में करके उसको फेंक देना, ये काम है। ऐसे उस पार्टी की यहाँ कोई अहमियत है नहीं। कुछ लोग जो असदुद्दीन ओवैसी जो मक्कारी करके पार्लियामेंट में दिखाने का काम करते हैं, और उससे ये है कि लोग, या कुछ लोग ऐसे हैं कि उसकी आवाज़ से प्रभावित होते हैं, उसके दीवाने हो जाते हैं, लेकिन वो कोई इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि नाराजगी जेडीयू से बड़ी है तो एमआईएम के बीच अच्छे चांसेस है सीमांचल में। ये तो वक्त बताएगा कि एमआईएम की क्या हैसियत रह जाएगी यहाँ पर। जिन लोगों ने उनको वोट देने का काम किया, असदुद्दीन ओवैसी यहाँ के लोगों को कोई काम नहीं किया है, यहाँ तक कि वक्त की ज़मीन उन्होंने जो खाया है, जो हैदराबाद में बैठ के खा रहे हैं, यहाँ के लोगों ने बहुत उम्मीद से जिता करके ये सोचा कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे कुछ काम आएंगे। यहाँ के बहुत सारे लोग इलाज कराने के लिए हैदराबाद गए, लेकिन वहाँ से सब बैरंग वापस हुए। जितना उलमा इकराम उनको बहुत ज़्यादा चाहा, उसके बावजूद उन्होंने जितने भी हमारे इलाके में मकतब खुला, जिसमें कारी साहब पढ़ा रहे हैं, हाफिज साहब पढ़ा रहे हैं, मौलाना पढ़ा रहे हैं, उस मकतब में एक भी अपने फंड से, वक्त की प्रॉपर्टी का जो फ़ायदा उनके पास में है, उस पैसे से कभी भी किसी भी मकतब में 1 लाख रुपया देने तक का काम नहीं किया उन्होंने। ये चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं और उस पर यकीन नहीं रखते हैं। इस बार आपको क्या लगता है एमआईएम की परफॉर्मेंस किस लेवल की रह सकती है? 0 पर जाएगा, 0 पर? एकदम 0 पर जाना एकदम फाइनल है, आपको मैं बता। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। नीतीश जी के बारे में ये कहा जाता है कि एक तो उम्र उन पर हावी होने लगी है, और इस बार उनको लेकर बड़ी शंकाएं हैं ग्राउंड पर। आप इस पूरी बात को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, उम्र का तकाजा है, और लोगों में जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि सेहत उनकी सही नहीं है, ये कौन फैला रहा है? आप इसे किसे दोषी मानते विपक्षी कर रहे हैं, विपक्षी कर रहे हैं, और कौन करेंगे? लोग कहते हैं कि ये भी तो बीजेपी भी चाहती है कि वो नीतीश सीएम कैंडिडेट ना हो। चाहने के लिए तो सभी लोग चाहते हैं। विपक्ष का तो काम ही है कि वो, मतलब बीजेपी हो
या विपक्ष हो, सब लोग चाहते हैं कि मतलब, लेकिन नीतीश कुमार अपने स्टैंड पर सही है और कहीं उनकी कोई तबीयत खराब नहीं है। वो एकदम ठीक है। बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। आप ये कहना चाहते हैं अगले सीएम कैंडिडेट भी वही होंगे? बिल्कुल 2025 में भी कैंडिडेट वही होंगे। किसी के पास कोई चेहरा नहीं है सिवाय नीतीश कुमार का, इसलिए विरोधी भी अटैक किसी पर नहीं करते हैं, नीतीश कुमार पर करते हैं। तो बताइए, मैं हालांकि जितने भी मैं उत्तर बिहार घूमा हूँ, मैंने जो कमी महसूस की है कि यहाँ क्राइम पर कंट्रोल नहीं है, साफ सफाई बहुत ख़राब है, पानी की समस्या है, लाइट कट की समस्या है। ये रिजॉल्व क्यों नहीं हुई? नीतीश, लोग कहते हैं नीतीश का शुरुआती शासन तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने इन सब चीज़ों को कभी कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। इसे किस नज़र से लेते हैं? अब 2005 से पहले हाँ, बिहार आए हैं। तभी तो मैं नीतीश को जो पावर मिली है। जब से पावर मिली, हाँ, आज आप बिजली में बैठे हुए हैं ना, हम्म, कहाँ लाइन है? हम्म, 24 घंटा में 22 घंटा लाइन यहाँ पर रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर के कभी शहरों में हम लोग 3 घंटा, मैं अपने आप को मैं बताना चाहता हूँ, हाँ। मैं 2 घंटा तक कभी भी मतलब बिजली नहीं देखा। हम लोग का लालटेन और क्या कहते हैं मोमबत्ती में नमाज क्या कहते हैं किताब पढ़ने का काम आप ये किया कहना चाहते हैं यहाँ AK-47 नहीं चलती है? है। यहाँ पर AK-47 नहीं चलते हैं? देखिए, AK-47 2022 का ये मामला है, एमएलसी का। इलेक्शंस हुए सीवान में और बकायदा AK-47 चली। AK-47 हाँ, मेरा ये कहना है कि ये जो अपराध। क्राइम का जो ग्राफ है हाँ, पूरे देश में आप देखेंगे, सबसे कम क्राइम अगर कहीं होता है तो वो बिहार में होता है। आप ये कहना चाहते हैं बिहार में कोई बाहुबली नहीं है? नहीं नहीं, बाहुबली किसी कहते हैं? बाहुबली एक ही है। हम्म, बाहुबली मतलब कोई सरकार के अलावा दूसरा आदमी को थोड़ी कुछ कर सकता है। AK-56 हो, AK-47 हो, हम्म, या अदर स्टेट में आप जाके देख लीजिए। हम्म, जो हमारा स्टेट है ये सबसे अमन चैन है। हम्म, ये बिल्कुल भ्रम फैलाने की बात है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार अपने कानून में सख्ती से काम करते हैं। और आज आप देखिएगा कि बिहार में पुलिस की बहाली, प्रशासन में काफी लोगों की बहाली हुई है, क्राइम को कम किया जा रहा है। अगर क्राइम कम है तो मेरा प्रश्न बार लौट के इसीलिए आता है यहाँ कि से इस ज्यादा स्टेट में अगर क्राइम कम है तो AK-47 क्यों चलती हैं यहाँ पर, और AK-47 बरामद क्यों होती हैं यहाँ बरामद हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं ना लोग। पर? मैं वही, तो इसका कहीं में मतलब है। पकड़े जाते हैं ना, तो क्राइम तो नहीं हो पाता है। लेकिन आप क्या कहते हैं, हम 300 तो राउंड क्राइम, गोलियां चली हैं 2022 में सीवान के अंदर। सीवान में क्रिमिनल पहले से पैदा हो चुके हैं ना। हम्म, अब कहाँ किसी स्टेट में, किसी जिला में आप देख लीजिए जहां पर जो है बगल में उत्तर प्रदेश है, वहां से लोग आ जाते होंगे यहाँ, लेकिन यहाँ पर बिहार में नहीं होता है। ये फॉरवर्ड की बात है। और सिवान हम्म, आज से नहीं, जब से बिहार का ये हुआ उसी टाइम से कहते हैं सिवान में ये गर्मा गर्मी रहता है। सिवान हो, गोपालगंज हो, या गोपालगंज में आप भी बताइए, अभी देखिए बड़ी चर्चा में रहा वो मर्डर, एक साथ 3 लोगों का मर्डर हुआ, बाहुबली पर आरोप लगा, और हालांकि वो बाद में एक्विट हुए, लालू लेकिन जी वो का किन लोगों ने मारा है? लालू जी का गाँव है ना, हम्म? लालू जी का ना ये जिला है। अब लालू जी पावर में नहीं है, पावर 5 से में पावर नहीं में है, आप हैं, आप हैं। हम तो पावर में है, फिर भी हमने वहां पर काफी प्रशासन का मजबूती से काम करते हैं। लोग ये कहते हैं कि अब बस इतना अंतर आया कि पहले जो बाहुबली थे जंगल राज, अब वो सूट वूट वाले बाहुबली हो गए। आप देख लीजिए, बाथे नरसिंहार 1998-97 में हुआ जी। और 100-150 आदमी लोग मरते थे, और आज कितने आदमी, 150 आदमी मर रहे हैं क्या? तो आपकी बात सही है, लेकिन पुरानी तुलना करके अब तो हम। कंट्रोल किया है। हम्म? आप किसी एक जिला पर चिन्हित कर सकते हैं, और 38 जिला में आपको कितना जिला में मतलब आप मैं मुजफ्फरपुर गया और लगातार लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पर शाम होते ही गोलियां चलती हैं। लोग ऐसे बोलते हैं बहुत सारी बात, गोलियां चलती है, तो गोलियां तो मीडिया है ना हर जगह, हम्म, तो कहाँ दिखा रहे हैं हम लोग? हम्म, दिखा रहे हैं क्या? आप रहते हैं ना वहां पर, हम्म, तो आप दिखाने का काम किया है क्या? मुजफ्फरपुर में लोग बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, हम्म। आप किसी के यहाँ कहते हैं कि जाएंगे। क्राइम कंट्रोल है बिहार का? बिल्कुल बिल्कुल, जी, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ क्राइम कंट्रोल है। जी, बागडोर आज किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा ना, हम्म, बिहार को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे लोग। जी, आप जाइए बंगाल, जी। देखिए क्राइम कंट्रोल हो रहा है क्या? क्राइम कंट्रोल हो रहा है वहां पर, आगजनी हो रहा है ना। चले जाइए आप आसाम, हम्म,
अदर स्टेट चले जाइए, आपको देख लीजिए, चले जाइए महाराष्ट्र चले जाइए, जी। चले जाइए आप पंजाब चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, लेकिन बिहार बिहार है। बिहार हर तरह से आप जो कह रहे हैं, देखिए वो चीज़ें डाटा मैच नहीं करती। आप क्राइम की बात कर रहे हैं, मैं AK-47 की बात बता रहा हूँ, और रिकॉर्ड पे है, दस्तावेज है, मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ। दूसरा मैं एक बड़ा प्रश्न करूंगा, जो आखिरी प्रश्न है, वो ये कि नीतीश जी के बारे में कहा जाता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, रोडें बहुत अच्छी बनाई, वो दिखती हैं, सड़कें दिखती हैं, शिक्षा दिखती है कि हाँ गड़बड़ है, क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है बेरोजगारी, वो भी इसलिए कि इंडस्ट्री नहीं है। पूरे पूरे मैं जितने एरिया में घूम के आया हूँ, सारी जगह इंडस्ट्री बंद हो रही हैं, चीनी मिलें बंद हैं। मैं जितने एरिया में घूम रहा हूँ पूरे उत्तर बिहार के इलाकों में, सब जगह मुझे ये शिकायत देखने को मिली कि साहब हमारी इंडस्ट्री गायब हो रही। इसका कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं पाए नीतीश। सबका सोल्यूशन निकल रहा है। सोल्यूशन इंडस्ट्रीज कैसे नहीं, बहुत सारा इंडस्ट्रीज है, बहुत नए खुले हैं, बहुत पुराने जो है हो गए हैं, जिसका मशीनरी हो गया, फिर नए खोलने के लिए जा रहे हैं लोग। मखाना का भी हो रहा है। अभी आपको आप देख लीजिए, पूर्णिया जिला में मतलब ये खुला है आपका, इसका क्या कहते हैं, मखाना प्रोसेसिंग है, सारा चीज का हुआ है, वो सब चीज हुआ है, इंडस्ट्रीज का हुआ है। और बहाली की बात बोलिए ना, शिक्षक की बहाली कितनी हुई है, आप खुद बोले हैं अभी, शिक्षा में बहाली हुई है, पुलिस में बहाली हुई है, महिलाओं को भी तरजीह दिया गया है। जितनी बातचीत मेरी हो रही है, जो पॉइंट अच्छे हैं वो हैं, मैं बहस करने वाली बात मेरी तरफ से नहीं हो सकती। सभी आदमी का सभी आदमी जो है, तो सबके सिर्फ अच्छाई होती है, कुछ खामियां भी होती है, खामियां है, मैं मानता हूँ। इनका कारखाना कुछ बंद हुए हैं, लेकिन बहुत सारे खुले भी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं खुले हैं। रेलवे में भी आपको देख लीजिए कि नया रेल लाइन भी बिछा है, काम हो रहा है हमारे यहाँ। अभी आपका फैक्ट्री, रेलवे का इंजन वाला फैक्ट्री को ये नीतीश जी लाने का काम किया है ना। जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। साथियों, ये थे सभा जफर साहब, XMLA, और बड़े खुले मन से उन्होंने उन सारे मुद्दों पर हमें जवाब दिया जो बहुत इम्पोर्टेंट थे और बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र थे। ये हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी होगी। अब हम नेक्स्ट राउंड में किशनगंज पहुंचेंगे और वहां देखेंगे कि विकास का हाल क्या है। साथियों, नमस्कार।